इस बार समाजवादी पार्टी नतीजों के बाद घर पे या ट्विटर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इस बार समाजवादी पार्टी नतीजों के बाद और जैसे ही सरकार का गठन होता है पहले दिन से ही विपक्ष की भूमिका में एक्टिव रहेगी। आप ये कह रहे हैं कि जो गलती 2017 से 22 के बीच में हुई वो गलती अब नहीं होगी, इस बार नहीं करेंगे, आप ये कह रहे हैं? हम उसे गलती नहीं माने, थोड़ा सा शब्दों को संशोधित कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि एक नियम है जनादेश, पिछली बार का जनादेश इस बार के जनादेश में एक अंतर है। पिछली बार हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये रिजल्ट को हम जनादेश को किस रूप में लें। इस बार हम इस रूप में ले रहे हैं। हमने लोगों के अंदर हमारी एक चीज, हमारी एक एक मुद्दा की स्वीकारोक्ति दिखी। जैसे 1 मिनट का समय लूंगा, उदाहरण दूं, जैसे ओल्ड पेंशन जो हमने ओपीएस लागू करने का वायदा किया, उसका हैरतअंगेज परिणाम था कि जिस बैलेट पेपर के वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी लगभग 403 में लगभग 2-4-10 छोड़ करके पहले पुराने दौर में बीजेपी 370-80 सीटों पे जीतती थी या 90-90 सीटों पे जीतती थी। इस बार ओपीएस ने 341 सीटों पे हमको विजयी बनाया। और सबसे मजेदार बात देखिए कि उसमें 311 में लगभग हम 80 to 90% बैलेट पेपर के वोट ले गए हैं। चंद्रशेखर जी, तो क्या आप ये कह रहे हैं, चंद्रशेखर जी, क्या आप भी वही कह रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के कई प्रवक्ताओं ने कहा कि वोटों की चोरी हो गई, ईवीएम की चोरी हो गई? क्या ये बात अब भी आप कह रहे हैं या जनादेश को स्वीकार रहे हैं? प्रवक्ताओं ने क्या कहा हम उस पे नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे पास लिस्ट नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी ने क्या कहा मैं आपको बता दूं। समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं कहा कि वोटों की चोरी हो गई। क्या सिर्फ वो ये चाहती है? आपके अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये बात कही, आपके अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये बात कही कि ईवीएम की चोरी हो गई है, वोटों की चोरी हो गई है। ऐसा पहली बार हुआ है? पहले तो छेड़खानी होती थी, अब तो चोरी हो गई है। अब आपने शब्दों को संशोधित कर लिया है तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा। उन्होंने पहले एक शक, एक डर, एक संभावना के रूप में कहा था कि भाई वोटों की चोरी, चाहे वो ईवीएम के थ्रू, क्योंकि सड़कों पे एक बड़ा अव्यवस्था दिखी। ये इतनी अव्यवस्था तो फिर आपने चुनाव रद्द कराने की मांग क्यों नहीं की? समाजवादी पार्टी ने चुनाव रद्द कराने की मांग क्यों नहीं की? चुनाव आयोग में जाइए, आप ये बात रखिए, चुनाव रद्द कराने की मांग कीजिए। फिर मैम आप थोड़ा सा आप चीजों का आप अपनी ही बात को आप सुने। मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने डर, संभावना इसलिए व्यक्त की क्योंकि बैलेट पेपर सड़कों पे थे। हमने वहां पे शिकायत दर्ज कराई, हमारे आरोपों को सरकार ने माना और जिन अधिकारियों ने ये किया, निर्वाचन आयोग ने, आपको पता है कि 3 एडीएम को चुनाव आयोग ने सख्ती के साथ उन पे कार्रवाई की है। ठीक है, कार्रवाई की है इस बात को लेकर कि उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। जब उन्हें बैलेट बॉक्स को कहीं ले जाना था, ईवीएम को कहीं ले जाना था, एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, इस वजह से उन पर कार्रवाई हुई है। लेकिन अगर ये इतना मसला है कि आपकी पार्टी सत्ता में आ सकती थी, आप ये कह रहे हैं कि अगर वोटों की चोरी ना हुई होती तो फिर चुनाव रद्द कराने की मांग तो होनी चाहिए, या यूं ही 1-2 शिकायतें दर्ज कराकर आप जाने देंगे मसला और लोगों के बीच बस ये संदेश देकर? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वोटों की चोरी कई तरह से हो सकती है। आज का जो दिन है वो जनादेश सम्मान करने का दिन है। हमने स्वीकार किया है कि जनता ने क्या जनादेश और क्या जिम्मेदारी हमको दी है। हम उस जनादेश को, जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए रचनात्मक विपक्ष के रूप में बिल्कुल पैनी निगाह लेकर के मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को, उनके सत्तारूढ़ होने वाले साथियों को कहना चाहता हूं कि हम चलिए, अच्छा हुआ कि आपने इस बात को कहा कि मैंने स्वीकार किया जनादेश को। मनोज रघुवंशी जी कुछ कहना चाहते हैं? मनोज जी बोलिए। जी, देखिए, अगर ईवीएम की गड़बड़ी संभव होती तो बीजेपी जो बड़े-बड़े चुनाव हार गई, जिसपे उसकी पूरी मतलब साख दांव पे लगी थी, बंगाल का चुनाव हार गई, 2015 का बिहार का चुनाव हार गई, दिल्ली का चुनाव 2015 में, 2020 में हार गई, और मतलब वो जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, न जाने इतने सारे चुनाव हारती गई बीजेपी। अगर ईवीएम के ऊपर कंट्रोल होता तो वो ये चुनाव क्यों हारती? हो तो बिल्कुल मनोज जी, लेकिन इस बार थोड़ा सा समाजवादी पार्टी ने थोड़ा सा रास्ता थोड़ा सा उन्होंने बदला था। जब यही तर्क रखा गया समाजवादी पार्टी के सामने, तो इस बार समाजवादी पार्टी की ओर से ये बात कही गई कि ईवीएम से छेड़खानी नहीं बल्कि वोटों की चोरी हो गई, ईवीएम की चोरी हो गई, ये आरोप और ये बात रखी गई उनके सामने से। एक छोटी सी बात रह गई है, कि देखिए, एक कहानी मैंने सुनी कि साहब वो एक गाड़ी पकड़ी गई, उसके अंदर छीनी हथौड़ा जा रहा था। बिल्कुल, मतलब देखिए, ईवीएम की टेम्परिंग के लिए छीनी, हथौड़ा, फावड़ा, खुरपी, कुदाल, हल,
मतलब आपने कभी फोन या लैपटॉप रिपेयर करवाया हो तो आप अच्छी तरह जानती हैं कि लैपटॉप के रिपेयर के लिए हथौड़ा, छीनी, फावड़ा, कुदाल, हल, खुरपी ये नहीं चाहिए होता है। हाँ, लेकिन ये सब कुछ दिखा, ये सब कुछ दिखा या दिखाने की कोशिश हुई है। खैर, अब ये चर्चा, अब ये बात पुरानी हो गई ईवीएम को लेकर, जो बार बार ये बात कही जा रही है। लेकिन अगर इतनी ही शिकायत है तो आप पुख्ता तौर पर विरोध दर्ज कराएं, चुनाव रद्द कराने की मांग करें, और अगर ऐसा नहीं है तो इस बात को वहां छोड़े, आगे जनादेश और उसके बाद की जो रणनीति है उस पर बात होनी चाहिए। मनोज जी, एक सवाल जो बहुत बड़ा है, योगी कैबिनेट 2.0, इस पर मंथन चल रहा है लखनऊ में भी और दिल्ली में भी। दिल्ली में बैठकें ज्यादा हो रही हैं और इस वजह से सवाल उठ रहा है कि जो कैबिनेट तैयार होगा यह योगी सीएम योगी आदित्यनाथ का कैबिनेट होगा या पीएम नरेंद्र मोदी का कैबिनेट होगा? दोनों। मैंने पहली बार जब कैबिनेट की बात हुई थी तो आप ही के प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि देखिए ये इस कैबिनेट में कौन कौन से नाम फाइनल हैं, ये फाइनल लिस्ट तो अभी योगी आदित्यनाथ के पास भी नहीं है और नरेंद्र मोदी के पास भी नहीं है। क्योंकि देखिए कोई नाम तो योगी आदित्यनाथ किसके ऊपर आग्रह करेंगे और नरेंद्र मोदी को मानना पड़ेगा, कोई नाम नरेंद्र मोदी आग्रह करेंगे उसके ऊपर तो योगी आदित्यनाथ को मानना पड़ेगा। इतनी देर लग रही है, इसका मतलब दोनों की तरफ से आग्रह हो रहा है और मान मनोबल में थोड़ा बहुत जो है वो वक्त लग ही रहा है। तो देखिए लिस्ट तो दोनों की मर्जी से ही होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि आप देखिए मतलब कोच की भी मर्जी होती है, बैट्समैन की भी मर्जी होती है, कैप्टन की टीम के कैप्टन की भी मर्जी होती है, सबकी मर्जी से बात होती है ना। तो ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी कोई मनमानी करेंगे या योगी कोई मनमानी कर सकते हैं। बात तो सबकी ही मानी जाएगी और एक समन्वय निकाला जाएगा, जो मेरी समझ है। बिल्कुल, और कोशिश भी यही होगी कि इस तरह के चेहरे हों जो 2024 की राह को आसान बना सके, उस वक्त महत्वपूर्ण हो सके। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रिशफल किया था, एक्सपेंशन किया था, उस दौरान 2022 इलेक्शन से पहले जब उन्होंने लास्ट रिशफल किया था तो इस बात का ख्याल रखा गया था कि यूपी 2022 चुनाव में उसका फायदा मिल सके। ऐसे ऐसे नाम जोड़े गए थे, चाहे वो जाति के हिसाब से जोड़ लीजिए या क्षेत्र के हिसाब से जोड़ लीजिए। इस बार कहा जा रहा है कि शिक्षा एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, एक्स फैक्टर में शामिल है। जो शिक्षित होंगे उनको तवज्जो मिलेगी। उम्र एक बहुत बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है कि उम्र देखी जाएगी और जो 60 से ऊपर के हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। मनोज जी, एक चुनौती और मैं देख रही हूं बीजेपी के सामने, 10 मंत्री जो चुनाव हार गए, वो भी समाज के अलग अलग वर्ग से होंगे, तो क्या उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाएगा या फिर कोई तरीका होता है कि उनके जातिगत समीकरण की वजह से या किसी और प्रेशर की वजह से किसी तरीके से साधा जा सके? देखिए वो जातिगत समीकरण के दूसरे नाम तो मिल ही जाएंगे ना, वो समस्या थोड़ी ना है। तो मतलब जैसे अभी आप ही उनकी जो लेडी है बेबी रानी मौर्य जी, अब मतलब केशव प्रसाद मौर्य मान लीजिए हार गए और वो लेडी जीत गई और उनको आप जगह दे रहे हैं, तो मतलब वो तो जातिगत समीकरण तो कॉम्पेंसेट हो ही जाएगा। उसमें ये थोड़ी ना कि जो हार गए उसके दूसरे लोग नहीं होंगे उस जात के। जी, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आप कह रहे हैं बड़ी समस्या नहीं है। एसएन सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।